नमस्कार साथियों। आज है 6 जनवरी 2020 और आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ करंट अफेयर्स हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में सिखों के पवित्र धर्मस्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर किस देश में भीड़ द्वारा हमला किया गया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भीड़ द्वारा पथराव, हिंसक प्रदर्शन और श्रद्धालुओं को घंटों बंधक बनाया गया। और ननकाना साहब जो है वो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली है, जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इरफान पठान ने वर्ष 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ओर से क्रिकेट में पदार्पण किया था। कथन 3, उन्होंने कुल 120 वनडे क्रिकेट मैच में 173 विकेट लिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको देखना है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक या दो, केवल एक व दो, केवल दो व तीन, सभी एक दो तीन सही हैं, या फिर केवल दो। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कि सभी कथन सही हैं, एक दो व तीन। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा 4 जनवरी 2020 को की। वह अपने करियर में अधिकतम समय चोटों से जूझते रहे, मतलब इन्हें चोटें काफी ज्यादा लगी थी। और इरफान पठान ने जो अपना पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 2003 में खेला था। आइए जानते हैं इरफान पठान के क्रिकेट के करियर के बारे में। इन्होंने टोटल टेस्ट मैच खेले थे 29, और जिसमें उन्होंने कुल रन बनाए थे 1105, और उन्होंने कुल विकेट लिए थे 100। इन्होंने कुल वनडे मैच खेले हैं 120, और जिसमें उन्होंने कुल रन बनाए हैं 1544, और उन्होंने कुल विकेट लिए हैं 172। ऐसे ही इन्होंने कुल टी20 मैच खेले हैं 24, और इन्होंने कुल रन बनाए हैं 172, और कुल विकेट लिए हैं इन्होंने 28। और इरफान पठान जो थे वो 2007 में जो टी20 विश्व कप टीम जीती थी उसका वो हिस्सा थे। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि 2006 में जो टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एक हैट्रिक ली थी। और भारत की तरफ से इरफान पठान ने अपना आखिरी मैच जो है वो 2012 में खेला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रियो ओलंपिक की कांस्य पदकधारी भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक को 4 जनवरी 2020 को किसने पराजित कर एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का किया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। विनेश फोगाट, या सोनम मलिक, या दिव्या काकरन, या फिर निर्मला देवी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है सोनम मलिक, ऑप्शन बी। आइए जानते हैं इसके बारे में। 2 बार की विश्व कैडेट चैंपियन सोनम मलिक ने 4 जनवरी 2020 को रियो ओलंपिक कांस्य पदकधारी साक्षी मलिक को हराकर बड़ा उलटफेर किया। और वहीं जूनियर अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप की पदकधारी पूजा ढांडा को पराजित करते हुए एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सौरभ चौधरी, बी अभिषेक वर्मा, सी सरबजीत सिंह, और डी गगन नारंग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए सौरभ चौधरी। आइए जानते हैं इसके बारे में। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पुरुष 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के, कहाँ के हैं ये? उत्तर प्रदेश के 17 वर्षीय सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी ये काफी यूजफुल रहेगा ये क्वेश्चन। हाँ, तो अब देख लेते हैं। स्वर्ण पदकधारी जो रहे थे वो सौरभ चौधरी रहे, रजत पदकधारी जो रहे वो सरबजोत सिंह रहे, और कांस्य पदक जो धारी रहे हैं वो अभिषेक वर्मा रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक को कितनी पूंजी आवंटित की है? ऑप्शन देख लेते हैं। 4360 करोड़, 560 करोड़, 3800 करोड़, या 4000 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है 4360 करोड़। आइए जानते हैं इसके बारे में। सरकारी क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक को सरकार ने 4360 करोड़ रुपए पूंजी के रूप में आवंटित किए हैं। और वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2019 में बैंक को 3800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। कितने रुपए देने की? 3800 रुपए, 3800 करोड़ रुपए, सॉरी, देने की घोषणा की थी, और जिसे बाद में 560 करोड़ बढ़ा दिया गया था, और कुल मिलाकर के हो गए 4360 करोड़ रुपए। और इंडियन ओवरसीज बैंक इस समय रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही व्यवस्था के दायरे में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेल और नीति आयोग निजी ऑपरेटरों को 100 रेल मार्गों पर निजी कंपनियों की 150 यात्री गाड़ियों के परिचालन की अनुमति पर विचार कर रहे हैं। कौन कौन विचार कर रहे हैं? भारतीय रेल और नीति आयोग निजी ऑपरेटरों की 100 रेल मार्गों पर निजी कंपनियों की 150 यात्री गाड़ियों के लिए। ठीक है। और कथन 2 देख लेते हैं। भारतीय रेल और नीति आयोग ने इस विषय में निजी भागीदारी यात्री रेलगाड़ियां शीर्षक परिचर्चा पत्र तैयार किया है। अब देखते हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय रेल और नीति आयोग निजी ऑपरेटरों की 100 रेल मार्गों पर निजी कंपनियों की 100 यात्री गाड़ियों के परिचालन की अनुमति पर विचार कर रहे हैं। और इस बारे में तैयार परिचर्चा पत्र के अनुसार 22,500 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। मतलब भारतीय रेलवे को 22,500 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। और भारतीय रेल और नीति आयोग ने इस विषय में निजी भागीदारी यात्री रेलगाड़ियां शीर्षक परिचर्चा पत्र तैयार किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, परिचर्चा पत्र जो है उसका नाम है निजी भागीदारी यात्री रेलगाड़ियां। और ये जो गाड़ियां चलनी हैं उनमें ये मार्ग भी इंक्लूडेड हैं। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली से पटना और अहमदाबाद पुणे, और दादर बड़ोदरा और अहमदाबाद पुणे, नई दिल्ली पटना और मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली। मतलब ये मार्ग हैं, से यहाँ पर लगाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी करी 20,000 आयुष्मान कार्डों को अपात्र लाभार्थियों के कारण निरस्त कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है डिफेंस एक्सपो का आयोजन फरवरी 2020 में पहली बार कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे या फिर इंदौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 जनवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री ताजमहल आगरा को देखने के लिए पहुंचे थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, आयरलैंड, बी, फिनलैंड, सी, स्वीडन या फिर डी, श्रीलंका। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो बराडकर ने ताजमहल का दौरा किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के संकट को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन ने 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी भारत यात्रा को निरस्त कर दिया है। कथन 2, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए रॉबर्ट ओ ब्रायन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक व दो दोनों, या फिर डी, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, एक व दो दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों के लिए सतत विकास रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज, चैंपियंस ऑफ अर्थ, या चैंपियंस ऑफ पर्यावरण, या चैंपियंस ऑफ प्रदूषण। दोस्तों इसका सही उत्तर है चैंपियंस ऑफ चेंज। आइए जानते हैं इसके बारे में। विकास की रफ्तार में सबसे पिछड़े जिलों में शुमार उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण नीति आयोग द्वारा जारी की गई रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को चैंपियंस ऑफ चेंज की श्रेणी में रखा गया है। विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को सरकार ने पुरस्कृत भी किया है। और उत्कृष्ट श्रेणी प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों में केवल उत्तर प्रदेश के ही 6 जिले शामिल हैं। और उसमें से 6 जिले कौन कौन से हैं? बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और चित्रकूट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ निशानेबाजी चैंपियनशिप और तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी भारत करेगा। कथन 2, बर्मिंघम में होने वाले वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में निशानेबाजी और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, या डी कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, एक व दो दोनों। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कॉमनवेल्थ निशानेबाजी चैंपियनशिप और तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी करने के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये दोनों ही खेल बर्मिंघम में होने वाले 2022 में कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं होंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स महासंघ के अध्यक्ष हैं डोम लुइस मार्टिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। ईशा फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस संस्था का लक्ष्य तमिलनाडु में ग्रीन कवर 33% तक ले जाना है। कितने प्रतिशत? 33% तक ले जाना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए तमिलनाडु राज्य में 14.1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 14.1 पौधरोपण का लक्ष्य है इनका। ऑप्शन कथन 3 है, इस संस्था ने ग्रीन स्कूल मूवमेंट अभियान शुरू कर रखा है, जिसमें स्कूली बच्चों को पौधे की नर्सरी बनाने की तकनीक सिखाई जाती है। आपको देखना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक व दो, केवल दो व तीन, या सभी 1 2 3 सही है। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों जो हैं कथन वो सही है। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और। ईशा फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस संस्था का लक्ष्य तमिलनाडु में ग्रीन कवर 33% तक ले जाना है, और अपने इस मकसद को पाने के लिए इसने पूरे तमिलनाडु में कितने 14.1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और इस संस्था ने ग्रीन स्कूल मूवमेंट अभियान शुरू कर रखा है, जिसमें स्कूली बच्चों को क्या है, पौधे की नर्सरी बनाने की तकनीक सिखाई जाती है। और संस्था क्या करती है कि स्कूल के हर बच्चे को विभिन्न प्रजातियों के पौधों के 2000 बीज मुहैया कराती है, और जिसकी सहायता से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल परिसर में एक छोटा मोटा जंगल उगा देते हैं उन बीजों की सहायता से। और संस्था की टीम क्या करती है कि इन पर निगरानी रखती है बच्चों पर, मतलब उन्हें बताने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 5 गुना अधिक क्षमता की लिथियम सल्फर बैटरी विकसित की है? अभी जो चल रही है वो Li आयन लिथियम आयन बैटरी चल रही है, लेकिन उसकी तुलना में 5 गुना अधिक क्षमता वाली जो नई बैटरी की जो विकसित करने की बात की गई है वो है लिथियम सल्फर की। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी बनाने में कामयाबी पाई है जो एक बार चार्ज होने के बाद लगातार 5 दिनों तक स्मार्टफोन को पावर दे सकती है। अभी आपने देखा होगा ज्यादातर जो स्मार्टफोन है वो बहुत अगर रुकते हैं तो उनकी जो बैटरी बैकअप है वो 1 दिन से लेकर के 1.5 दिन तक का है। अगर बहुत ही अगर आप कम यूज करते हैं तब जाकर के वो 2 दिन तक पहुंच पाता है। और इतना ही नहीं, लिथियम और सल्फर आयन से बनी इस बैटरी के बड़े स्वरूप को यदि आप एक बार तक फुल चार्ज कर देते हैं तो इससे किसी इलेक्ट्रिक वाहन को 1000 किलोमीटर तक आसानी से चलाया जा सकता है। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन जो बन रहे हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें इलेक्ट्रिक वाहन की बात की गई थी भारत में भी। तो अगर इस तरह की बैटरी बनती है जो 1000 किलोमीटर तक बैकअप दे सकती हैं, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बहुत तेजी से डेवलप करने का एक तरह से एक जरिया मिल जाएगा। और इन्हें जो बनाया है वो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय की शोधकर्ता हैं महदोक्त शवानी, और उनके जो सहयोगी हैं, सहयोगी मतलब पूरी टीम है, उन्होंने मिलकर के लिथियम सल्फर बैटरी है, और जो लिथियम आयन बैटरी से कितने गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है क्षमता में, ठीक है, उन्हें विकसित किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है? कहाँ की उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है? और इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए आगरा, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ। और लखनऊ स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज को क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। कौन से कॉलेज को? स्थित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज को अपग्रेड करके उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। और अभी तक प्रदेश में एक भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की ओर, जो है वर्ष 2019 में G7 देशों की बैठक किस देश में हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, बियरिट्ज फ्रांस, या रियो ब्राजील, या फिर रोम इटली, या फिर न्यूयॉर्क अमेरिका। और दोस्तों आपको करना क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं नहीं बताऊंगा,
आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। और इस वीडियो के बारे में आपको अपनी जो भी आपकी राय है वो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ छूटा है या फिर कुछ और ऐड होना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और उसके अलावा आपको यदि किसी और तरह की वीडियोस चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट जो है testTest.yuvan.org test.uvan.org पर भी जा करके फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो हमारे टेस्ट कोर्सेज हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।